1976 में जब बामसेप का निर्माण हुआ, कांसीराम जी ने किया था, तो 1976 से मैं कांसीराम जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पहले बामसेप बनी 6 दिसंबर 76 को, और उसके बाद DS4 बना 6 दिसंबर 81 को, और उसके बाद 14 अप्रैल को BSP बनी। ये जब भी जिस संस्था का निर्माण हुआ हर समय मैं साथ में था, और स्पेशली जब बामसेप बनी तो सन 80 में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ, तो मैं जबलपुर से 100 लोगों को लेकर आया था। कब? 1980 में। 1981 जनवरी में कांसीराम जी जब जबलपुर आए तो एक हफ्ता तक वो मेरे घर में ठहरे थे, विशेष बात है। और हम लोग पैदल घूमते थे 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर। और उसके बाद मैं इधर जबलपुर से नौकरी करने के लिए इधर खुर्जा के पास या बुलंदशहर के पास में एक बिपकाल नाम की एक कंपनी है जो पोलियो ड्रॉप्स बनाती है बच्चों के, उसमें मैं DGM एडमिनिस्ट्रेटर था। वहाँ से मैं रिटायर हुआ। हमारे पास काम करने वाले लोग जो हैं, मैं अब तो BSP नहीं करता, लेकिन BSP नहीं करता इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं BSP से बाहर हूँ। और मैं किसी की बुराई करना ठीक नहीं समझता। मान्यवर कांसीराम जी 2003 में जब बत्रा हॉस्पिटल में पैरालिसिस के लिए वजह भर्ती थे, और उसके बाद तो 9 अक्टूबर 2006 को वहाँ से उनकी डेड बॉडी ही निकली। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक कारण है। हम लोग बाबा साहब को जानते हैं ना, बाबा साहब के साथ में भी ऐसी ही घटना हुई थी। हमारे साथी लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मर्डर हुआ। वर्तमान में भी हमारे कुछ साथी लोग जो हमारे साथ में बाहर हुए हैं, वो कहते हैं कि कांसीराम जी का ट्रीटमेंट क्या केवल बत्रा में ही हो सकता था, एम्स में क्यों नहीं हुआ? ऐसे हमारे साथी लोग कहते हैं। मायावती को BSP का प्रेसिडेंट बनाया गया, और जब प्रेसिडेंट बनाया गया उस समय कांसीराम जी ने ही बनवाया। क्यों? क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि वो BSP की प्रेसिडेंटशिप कर सकें। और बनाया तो उसके पीछे एक उद्देश्य था। क्या? अम्बेडकराइट मिशन को आगे बढ़ाना है। कांसीराम जी के बाद अम्बेडकराइट मिशन किधर गया? हम कांसीराम जी तक ये बहुजन समाज बनाते थे। जब नया अध्यक्ष आया था उन्होंने सर्वजन समाज बनाना शुरू किया, क्योंकि आप BSP से रिलेटेड है और आप भी BSP से रिलेटेड है। हमको हकीकत जानना चाहिए। कांसीराम जी ने जो बामसेप बनाया था वो बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी पर था। ट्रुथ, सत्य बोलो। आज वो ट्रुथ खत्म है। आज वो ट्रुथ खत्म है। कांसीराम जी ने कहा था कि मैं परिवार से कोई संबंध नहीं रखूँगा, ना मेरे नाम पे कोई अकाउंट होगा, और ना ही मैं परिवार के पास जाऊँगा। तो आपको शायद एक बात याद नहीं हो, याद करा देता हूँ मैं, कि जब कांसीराम जी के फादर की डेथ हुई तब 11 नंबर दिल्ली में रहते थे, वहाँ से हम लोगों ने बैठाया कि आप जाइए और फादर के अंतिम संस्कार में जाइए। कांसीराम जी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में गए, आधे दूर तक के गए, वहाँ से दूसरी गाड़ी से वापस आ गए। बोले मेरा कोई परिवार से संबंध नहीं है। ट्रुथ। मायावती ने भी यही कहा कि मेरा कोई परिवार से संबंध नहीं है, लेकिन क्या किया उनने? अपने भाई आनंद को उपाध्यक्ष बना दिया। कितना पढ़ा है वो मालूम है? जब मैं बुलंदशहर में था, बुलंदशहर के पास एक ग्यासपुर नाम की जगह है, वहाँ पर एक गार्डन बगीचा खरीदा गया था, मालूम है आपको? वहाँ पे वो रहता था। और मुझे मालूम है, हमारे तो काफ़ी, अब मैं भी बुलंदशहर में ही रहता था ना तब वहाँ जा कर के हम मिलते थे। उसके बाद अभी वर्तमान में क्या हुआ? आनंद का लड़का आकाश आनंद, उसको कोऑर्डिनेटर बना। नेशनल कोऑर्डिनेटर, आता कुछ नहीं, साफ बताता हूँ मैं।
क्योंकि इन लोगों से मैं मिला हूं ना, जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया वो लोग आज सब बाहर हैं और सारे चमचे अंदर है। कांसीराम जी ने ये कहा था और बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि आपने अपने साथ में किसी ब्राह्मण को लिया तो वो डूब जाएगा जिस तरह से आरपीआई डूब गई। स्थिति ये है। साफ और ट्रुथ, सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य नहीं बोलते इसलिए पिछड़ गए, हम सच नहीं बोलते इसलिए पिछड़ गए। और जो इंटेलिजेंसिया बीएसपी के साथ में था आज वो इंटेलिजेंसिया नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं और मेरे साथ के लोग, आपको मैं बता देता हूं, फरवरी 81 में करोल बाग अग्रवाल धर्मशाला में इंडिया के टॉप 38 लोगों का कैडर हुआ था 10 दिन का। उसमें मायावती भी थी हमारे साथ। इंडिया के टॉप 38 लोगों का कैडर फरवरी में अग्रवाल धर्मशाला करोल बाग में हुआ था। वहाँ पर बामसेप का ऑफिस भी नज़दीक ही है। उन 38 लोगों में से 37 लोग बाहर है, केवल एक मायावती भर है। ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों को साहब पसंद करते थे उन लोगों को मायावती ने बर्फ में लगा दिया, ऐसा वो कहती है। अब बुरा नहीं मानना, मैं जो बात सही है, जो सही है वो बता रहा हूं। और मैं ये नहीं कहता कि हम वोट किसको देना चाहिए, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, समाज के सामने कोई विकल्प नहीं है। आरपीआई गड्ढे में चली गई। आज बीएसपी और इस समाज को जोड़ने वाली इंडिया में 117 पार्टियां हैं। कितनी हैं? 117 पार्टियां। उसकी लिस्ट है मेरे पास में। एक वो सावित्रीबाई फुले। कौन सी सावित्रीबाई फुले? ज्योतिबा फुले की घरवाली नहीं, श्रावस्ती वाली। उसने भी एक बीएसपी बनाई और नाम क्या रखा उसका मालूम है? कांसीराम बीएसपी। कांसीराम बीएसपी। मैंने उससे पूछा, कांसीराम बीएसपी नाम रखने से तुम्हारा फायदा क्या है? और उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और ये हमारा सत्यानाश क्यों हो रहा है? क्योंकि चमारों में और महारों में एकता नहीं है। यूपी का चमार जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां के महार लोग चमारों को भाव नहीं देते। यूपी में आता है तो चमार लोग उसको भाव नहीं देते। भाव नहीं देते का मतलब समझ गया? मेरे ख्याल से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया है। हो गया ना पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने कहा जो मान्यवर साहब के साथ लोग थे सबको बहन जी ने बाहर कर दिया, तो उसका कोई तो कारण रहा होगा सबको बाहर करने का। उसका कारण है ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग चमचागिरी नहीं करना चाहते थे और इसको चमचों से बड़ा प्यार है। जो इंटेलिजेंस का होता है वो नॉन इंटेलिजेंस की चमचागिरी नहीं कर सकता। आज जैसे हमारे साथ के सारे, मैंने क्या बताया, 38 लोगों को साहब ने ट्रेनिंग दिया 10 दिन, प्रतिदिन 16 घंटे। मैं भी था उसमें, इसलिए मुझे मालूम है। चमचे कौन है मायावती के साथ इस समय? सबसे बड़ा चमचा तो वो है। उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ करके अभी आपके पड़ोस में बुलंदशहर में कौन है? बुलंदशहर का जो कभी जेल मंत्री भी रहा है, उसको मैंने बीएसपी सिखाया है, मालूम है नाम? धर्मवीर अशोक। सबसे बड़ा चमचा। चमचा किसे कहते हैं मालूम है आपको? कांसीराम साहब ने चमचा एज लिखी है, आपने पढ़ी है? आपने भी पढ़ी है? नहीं पढ़ी, उसको पढ़िए। चमचा किसे कहते हैं? चमचा उसे कहते हैं जो ये चमचा है, दिस इज चमचा रखा है, ये कुछ नहीं करेगा। चमचा कुछ नहीं करता। चमचे में अपनी बुद्धि नहीं होती, चमचे में अपनी बुद्धि नहीं होती। चमचा क्या करता है? चमचा जिस हाथ में होता है उस हाथ के लिए काम करता है। चमचा
जिस हाथ में होता है उस हाथ के लिए काम करता है, चमचा अपने आप कुछ नहीं करता। और धर्मवीर अशोक का तो चुनाव में कोई इंटरफेयर नहीं रहा। कौन कहता है? धर्मवीर अकबर से तो मेरी रोज बात होती, मैंने पढ़ाया है भाई उसको, मैंने बाम से पढ़ाया है, बीएसपी पढ़ाया है, मैं बुलंदशहर में ही था, मेरी तो रोज बात होती रहती है। किसने कहा नहीं है? उससे वो चमचा है, उससे कहा यूपी में नहीं आओगे ना यहाँ। फिर से बताऊं, ठीक है। हमारे पास में बुद्धि है। आपने जो सवाल किया था कि जो लोग इंटेलिजेंसिया है, वो इंटेलिजेंसिया नॉन इंटेलिजेंस के साथ में कभी नहीं रह सकता। तो फिर मायावती के साथ में जब गाड़ियाँ नहीं थी तब वो मेरे साथ बस में घूमती थी। आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ मैं, 11 फरवरी 1981 को हम मुजफ्फरनगर गए थे, काय से? बस से। तो आप चाहते हैं अभी भी गाड़ी में घूमे मायावती? अब तो घूमे, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं क्या बता रहा हूँ कि कहाँ स्थिति थी, अर्श से फर्श पे आ गए लोग। अब वो स्थिति नहीं है। हम जब शुरुआत किया था, कांशीराम साहब ने जब शुरुआत किया था, तब उन्होंने एक बात कही थी, बाबा साहब ने भी वही बात कही थी। कांशीराम जी का क्या है? कांशीराम जी एक, आप भिक्खु समझते हैं? भिक्खु समझते हैं? कांशीराम बगैर चिवर के भिक्खु थे। भिक्खु के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, उसकी कभी कोई शादी विवाह नहीं होता है। कांशीराम ऐसे व्यक्ति थे। तो मायावती तो वही है, कौन सी प्रॉपर्टी उनके नाम है ना, उन्होंने शादी ब्याह किया? क्या बोलते हैं? परिवार है कि नहीं? परिवार है कि नहीं? शादी वाला परिवार नहीं कहलाता। नहीं सर, पढ़ने की बार बार बात आ रही, पढ़े हो तो लालू के परिवार में भी कोई नहीं है। हमको लालू से क्या लेना देना है? हमको लालू से क्या लेना देना है? लालू से हमको क्या लेना देना है? वो तो ब्राह्मणवादी आदमी है, हम तो अम्बेडकराइट आदमी हैं। लालू ओबीसी का आदमी है, मुलायम ओबीसी का आदमी है। ये लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट वाले नहीं हैं। अगर ये लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ में अगर जुड़ जाते, आज हमारी जो दुर्दशा हो रही है वो इसलिए नहीं होती। हमारी दुर्दशा का कारण ओबीसी के ये लीडर हैं। हमारे लीडर तो है ही, हमारे इतने लीडर हैं। मैंने जैसे बताया कितनी पार्टियां हैं? 117। सर, आम मान्यवर साहब के साथ के लोग इतने लोग थे, इतने बुद्धिजीवी लोग थे, इतनी बड़ी सोच आप लोगों के पास थी, तो आप लोगों ने कोई नया रास्ता, अलग रास्ता क्यों नहीं बना पाया? कौन सा रास्ता बनाते हैं? कांशीराम जी का एक ही रास्ता था। बीएसपी मायावती भटक रही थी तो आप कोई नया रास्ता बनाते ना। कांशीराम जी, आप तो गायब हो गए सारे लोग। हाँ बिल्कुल गायब हो गए, सारे लोग गायब हो गए। उसके पीछे कारण बताया ना मैंने। सबसे बड़ा कारण ये सारा इंटेलिजेंसिया नॉन इंटेलिजेंसिया के साथ में रहना नहीं चाहता। और जो इंटेलिजेंसिया है, कांशीराम जी का मेन उद्देश्य क्या था? इस देश में बुद्धिज्म लाना है, ये मेन उद्देश्य था। उन्होंने बुद्धिज्म के नाम पर भी एक बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर भी बनाया था। सर, ये भंते भी कहते हैं, रोज जो दारू पीते हैं ना, अय्यासी करते हैं, हाँ, क्या बुद्धिज्म लाएंगे भारत में? वे ये जो भंते दिन रात दारू अय्यासी कर रहे, पी रहे हैं। आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन बुद्धिज्म तो ख़त्म हो गया था। लेकिन लाया किसने? बाबा साहब ने लाया। और बाबा साहब ने अपनी एक किताब लिखी है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बुद्धिज्म। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इस देश में अगर बुद्धिज्म को किसी से खतरा है तो इस देश के भिक्खुओं से। इसलिए ये भिक्खु लोग क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम लोगों को। जो बुद्धिज्म जिसने नहीं पढ़ा, मैं तो उसको अनपढ़ समझता हूँ। सर, आपने कहा मान्यवर साहब यहाँ बुद्धिज्म लाना चाहते थे जी, तो बहन जी को बुद्ध में क्यों नहीं कर पाए? वो तो मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। और इतनी बड़ी कमान सौंप दी बहन जी को, उन्होंने कुछ तो सोचा ही होगा। हाँ, सोचा था ना, सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि ये कुछ करेगी, मेरे कारवां को ये आगे बढ़ाएगी। अब ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाना चाहता। वो तो आज भी कह रही है मैं कारवां को बढ़ा रही हूँ, मिशन है। वो कहने से थोड़ी होता है,
पब्लिक ने दिखना चाहिए, पब्लिक में दिखना चाहिए कि वो कारवा को अगर आगे बढ़ाती, तो जैसा आपका सवाल है, एक सीट नहीं आती कभी। कारवा को यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो एक सीट नहीं आती। तो यही कह रहे हैं ना तमाम लोग, कारवा को बढ़ाने के चक्कर में वो राजनीति भूल गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का परिदृश्य राजनीति का कुछ और है, और वो अपने उसी मिशन, उसी पुराने ढंग पे चल रही है। वो पुराने ढंग पे नहीं चल रही है, वो पुराने ढंग पे नहीं चल रही है। लोग क्या कहते हैं वो छोड़ो, तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि बदलाव भी नहीं हुआ बीएसपी में। नहीं, तमाम लोग क्या कहते हैं वो एक तरफ रखो, हम क्या सोचते हैं ये एक तरफ रखो। हमारा क्या है, हमने इस बात को देखना चाहिए कि जो वो कह रही है वो क्या सच कह रही है। ना बाबा साहब के सिद्धांत को फॉलो कर रही है और ना अगर सर सच नहीं, पूरी बात सुन लीजिए सर, सच नहीं कह रही तो इस समाज में तमाम नेता आए, हाँ, जो मायावती को दिन रात गाली देते हैं, वो अपना पद बनाना चाहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा समाज ने आज तक। हाँ। मायावती को एक्सेप्ट करा समाज ने अब तक। हाँ, समाज ने एक्सेप्ट किया ना। हाँ। समाज ने एक्सेप्ट किया इसलिए तो अगर वो गलत थी तो क्यों एक्सेप्ट कर रहा था? समाज ने एक्सेप्ट किया इसलिए तो एक सीट आई। समाज ने अगर एक्सेप्ट किया होता तो एक सीट नहीं आती। ये स्थिति तो आज बन गई ना सर, पहले से तो एक्सेप्ट कर रही है ना। देखिए, चक्र है जो घूमता है। पहले हम क्या थे और आज हम क्या है, पहले हम क्या थे और आज हम क्या है। कांसीराम जी अगर होते हमको ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज जो हम दिन देख रहे हैं ये हमको दिन देखने नहीं पड़ते, क्योंकि कांसीराम जी के जो वॉलेंटियर्स हैं, फिर से मैं बोल दूं, वो वॉलेंटियर्स जिंदा रहते। अगर वो वॉलेंटियर्स जिंदा होते और वो बीएसपी के साथ होते तो आज जो बीएसपी की स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। आपको और बता दूं मैं कुछ चीजें। कांसीराम जी जब थे तो वो अखबार निकालते थे। क्या निकालते थे? अप्रेस्ड इंडियन, बहुजन संगठक, बहुजन नायक। कहाँ है कांसीराम की विरासत? कहाँ है ये पेपर? क्यों नहीं निकल रहे हैं? किसने निकालना चाहिए? जिसको विरासत मिली उसको निकालना चाहिए कि नहीं? क्यों बंद किया गया? पर आप तो नारा देते हैं मान्यवर साहब को ही, उनको कोड करके कि मीडिया माफिया से दूर रहना चाहिए, मनी मीडिया माफिया से दूर रहना चाहिए। कौन कहता है? तमाम ये अम्बेडकरवादी ये दिन रात यही कहते हैं। पूरे चुनाव में हमने सुना। ये पहली बार कहा था बामसेप की मीटिंग में, बीएसपी के मीटिंग में नहीं कहा। मैं फिर से आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। बीएसपी को मीडिया के साथ आना चाहिए। बीएसपी के साथ में मीडिया होना चाहिए, बीएसपी को मीडिया के साथ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, शब्दों में बहुत फ़र्क है, शब्दों के में बहुत फ़र्क है। नहीं, अभी तो बीएसपी ने मीडिया से दूरी बनाई है, मीडिया तो साथ आना चाह रहा है। हाँ, पर बीएसपी ने मीडिया से दूरी बनाई है। ये ऐसा कौन कहता है? हम दिन रात देख रहे हैं सर, बीएसपी का कोई नेता मीडिया पे नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? किसने कहा? किसने कह दिया ये? हम कह रहे हैं सर। आपके कहने से नहीं होता। आप मीडिया के आदमी हैं क्या? आप मीडिया के आदमी हैं? मीडिया के आदमी हम तो। आप मीडिया के आदमी हैं तो मीडिया में बीएसपी के आदमी बहुत आते हैं, हम सुनते हैं ना। लेकिन बीएसपी के नेता कहते हैं कि मनी माफिया मीडिया से दूर रहना है। ये बामसेप का नारा था, ये मनी मीडिया माफिया से दूर रहिए। बीएसपी के लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन बीएसपी की टॉप लीडर कहाँ है? वो मनी मीडिया माफिया के साथ में है या नहीं है? आज इतने सारे मनी के चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं? सतीश चंद्र मिश्रा को एडवोकेट किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया ना। मैं फिर से आप लोगों से फिर कहता हूँ, हमें गहराई तक बातें मालूम होना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा को साथ रखने का एक ही कारण है कि वो पैसों के लेन देन से बचाव करे, एक ही कारण। इसलिए उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो दूसरे लोग तो काम करते हो, दूसरे लोग जो साथ में काम करते हैं वो सारे चमचे हैं, एक भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। तो सर ये तो प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, बामिन मेश्राम, उदित राज, ये जो तमाम नेता हैं दलितों की एक बड़ी लिस्ट है राजनीति में। हाँ। ये तो कुछ करते हैं ना सर। क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? मायावती गलत है तो इन लोगों तो कुछ करना चाहिए। ये करते क्या हैं? हाँ। ये लोग क्या करते हैं? फिर से मैं कुछ चीज़ों को रिपीट करता हूँ। जैसे बीजेपी है, बीजेपी का चुनाव होता है, लीडरशिप होती है। बीएसपी का कब चुनाव होता है? कब लीडरशिप होती है?
जैसे आपने सबके चुनाव जैसे हो रहे सबको पता नहीं हो नहीं, कैसे चुनाव करती है, किसको चुनती है, ये सब पता है। वह बाकी के लोगों के जिनके आपने नाम लिया उनके बारे में भी बता दूं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मरते तक दम तक रहेंगे। प्रकाश आंबेडकर हो, चाहे वामन मेश्राम हो, और किसके किसके नाम लिया। उदित राज कांग्रेस में चला गया पासवान वगैरह भी है, पासवान मर गया, उसका लड़का बेकार है, वो फिल्म में काम करने गया था, वहाँ से भगा दिए उसको। और किस किस के नाम लिए थे आपने। एक नया उभरता चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बोलता है मैं वकील हूँ। और बताइए 2-4 नाम, और नहीं तो मैं बताऊंगा और नाम। 117 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है कागजों में, दलितों की नहीं कहो उसको, दलित शब्द अब नहीं इस्तेमाल होता, दलितों की नहीं, चबारों की और महारों की और खटीकों की। जो बोलता ना 6000 जातियां हैं, 6000 जातियों में से 50 जातियां भी इकट्ठी नहीं है। तो सर किसका काम है इकट्ठा करना है? किसका काम है ये, किसका काम है आप बताइए ना, किसका काम है, कौन करेगा। मीडिया के आदमियों को ज़्यादा खबर रहती है कि कौन करेगा, बताइए आप कौन करेगा। जैसे लोगों का काम था ये। मेरा काम नहीं, मैं तो मीडिया के आदमी से पूछ रहा हूँ ना इस समय, कि मीडिया का आदमी बताए कि कौन करेगा। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो मैं बुद्धिजीवी नहीं, समाज के लोग, मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ। आप लोगों का काम था ना समाज को एकजुट रखना। हाँ, लेकिन मैं और मेरे जैसे आदमी पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे साथ के जितने 37 आदमी थे कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टियां कौन चलाता है, महार चलाते हैं। और वहाँ पर महारों का चमारों से कोई लेन देन नहीं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में कोई महार चमार के घर में जाके पानी नहीं पीता। आज की तारीख में भी बोलते हैं छुआछूत खत्म हो गया। कैसे हुआ? आपस में तुम्हारा पानी लेन देन नहीं है, तो फिर दूसरों को गालियाँ क्यों देते हो आप लोग? कौन गाली देता है? हमारा समाज गाली देता है। मनुवाद से लड़ाई, हमारी ब्राह्मणवाद से लड़ाई, तमाम दुनिया भर की बात। ये गालियाँ नहीं है। कांसीराम साहब ने एक बात कही थी, मैंने पूछा था उनसे, जब ट्रेनिंग के पीरियड में हमने एक बात पूछी थी कि आप हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ ही क्यों बोलते हो, ये पूछा था मैंने। उन्होंने जवाब दिया था, अगर हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है तो जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया उनके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया, जिन लोगों ने हमें शूद्र बनाया, उनके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना। अभी वर्तमान में जैसा जो चल रहा है, जैसा कश्मीर फाइल्स चल रहा है, कश्मीर फाइल और सुधरादी राइजिंग, आपने देखा सुधरादी राइजिंग? देखा है? कई बार देखा। क्या है विशेषता उसमें? वही बड़ी व्यवस्था है उसमें, और क्या। आपने वो भी देखा, जय भीम भी देखा होगा। जो लोग ये फिल्म बनाते हैं वो लोग शूद्र नहीं हैं। जो लोग ये फिल्म बनाते हैं वो शूद्र नहीं है। शूद्रों के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी फिल्म बनाए। एक हमारे जो है रमेश थेटे, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उन्होंने क्या बनाया है, फिल्म बनाई है। कौन सी फिल्म बनाई? आप मीडिया के आदमी हैं, आप बताइए कौन है? भीमा कोरेगांव। अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस फिल्म का बनाने वाला शूद्र है। उस फिल्म का बनाने वाला शूद्र है और सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं कर रहा है, इसलिए रिलीज नहीं हुई।